बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों की जो बुक है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जैविकी, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी, उसका फर्स्ट चैप्टर है। उसके अंदर कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, पारिस्थितिकी से संबंधित अवधारणाएं, उसके बारे में हम लोग आज रीड करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इकोलॉजी क्या है? हमारी जो जीव विज्ञान है उसकी एक अलग से शाखा है, जिसके अंदर जीवों और उसके चारों तरफ मिलने वाले पर्यावरण जो होता है उसके साथ उसके जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी या फिर पर्यावरणीय जैव विज्ञान मतलब एनवायरमेंटल बायोलॉजी नाम दिया जाता है। सबसे पहले जो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने जैविक और अजैविक घटकों से संबंधों के अध्ययन को विधिवत परिभाषित किया था और उन्होंने इकोलॉजी शब्द को 1866 में परिभाषित किया। यहीं से पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, हालांकि ये जो इकोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के हैंस रीटर द्वारा किया गया माना जाता है, और उससे पहले भी एक फ्रांस के प्राणी विज्ञानी थे सेंट हेलेरे, उन्होंने भी इथोलॉजी शब्द के अंतर्गत जीवों के समाज और परिवार के समूह या समुदाय के जो अंतर संबंध होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था। हालांकि अर्नेस्ट हैकल जो थे उन्होंने इसी के साथ इकोलॉजी के साथ पुनरावर्तन का सिद्धांत और बायोजेनेटिक लॉ भी प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब इसमें ये जो इकोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड ओइकोस प्लस लोगोस। इकोलॉजी ग्रीक शब्द ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब है हाउस या सराउंडिंग। ओइकोस मीन्स हाउस या सराउंडिंग, और लोगोस का मीन्स है स्टडी और डिस्कोर्स। ठीक है, तो ये इकोलॉजी का अर्थ इससे है, जो सराउंडिंग्स है उसका अध्ययन इसके अंतर किया जाता है। इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे एनिमल इकोलॉजी, ठीक है, प्लांट इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, रेडिएशन इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी, अलग अलग है, पॉल्यूशन इकोलॉजी, कंजर्वेशन इकोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोलॉजी, इको जियोग्राफी, ठीक है, पैलियो इकोलॉजी आदि इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, जो जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया है। अब हम लोग आज हम लोग लेंगे कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट ये आता है, ये देखिए पारिस्थितिकी से संबंधित अवधारणाएं। सबसे पहले है पृथ्वी जो हमारी है उसके फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के पारिस्थितिकी विभाग मतलब इकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी के पारिस्थितिकी विभाग इकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारा जो पूरा विश्व है उसके दो प्रमुख विभाग माने जाते हैं,
जैविक और जैविक, बायोटिक और अजैविक, एबायोटिक। ठीक है, 2 विभाग हैं। इसके अंदर से जो अजैविक होता है उसको वापस 3 विभागों में बांटा गया है। ठीक है, अजैविक को वापस 3 भी के 4 विभागों में बांटा गया है। सबसे पहले वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, दूसरा स्थलमंडल लिथोस्फीयर, और थर्ड जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, और फोर्थ है जैवमंडल बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में आप लोगों ने सभी ने पहले भी पढ़ रखा है। वायुमंडल में अलग अलग परतें होती हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो मिलने वाला गैसों का आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है, और इसमें अलग अलग परतें होती हैं। 4 इसकी प्रमुख परतें हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर से प्रारंभ होती है और ये 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। लेकिन अलग डिपेंड करता है, जैसे हमारे जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, उनके ऊपर ये 8 से 10 किलोमीटर, और जो हमारी भूमध्य रेखा है इक्वेटोरियल, उसके ऊपर 16 से 18 किलोमीटर, और जो हमारे मध्य अक्षांश है वहाँ पर ये 10 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है। ठीक है, इसमें गैसों की जो मात्रा है उसके अंदर ऊंचाई के साथ कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जो टेम्परेचर, जो तापमान है और जो नमी है उसमें ऊंचाई के साथ साथ कमी आती है। निचले जो भाग हैं इसके, स्टार्टिंग से जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, जबकि जो ऊपरी क्षोभ मंडल है वहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर पर 7 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में कमी आती है, और बादलों का निर्माण इसी क्षोभ मंडल के अंदर होता है। और जो इसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है वहाँ जाकर तापमान स्थिर हो जाता है, जिसको क्षोभ सीमा या ट्रोपोपोज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ये 50 से 55 किलोमीटर का क्षेत्र है जो बादलों से मुक्त होने के कारण उड़ान के लिए सूटेबल होता है, और ओजोन जो गैस होती है वो इसी परत में पाई जाती है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रसायन है उससे इस परत को खतरा होता है। और ये जो ओजोन परत होती है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा रेज होती हैं, उनसे इस धरती की रक्षा करती है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आयन मंडल या आयोनोस्फीयर। इस क्षेत्र में मिलने वाली जो गैस होती हैं उसके परमाणु जो होते हैं आयनित, मतलब आयोनाइज्ड होते हैं, और इस परत के अंदर जो कम तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती हैं, मतलब शॉर्ट वेव्स जो होती हैं, उनको परावर्तित करने की क्षमता होती है, लेकिन जो सूक्ष्म माइक्रोवेव्स जो होती हैं, सूक्ष्म तरंगें होती हैं, वो इनके आर पार जा सकती हैं, और इसी के कारण जो रेडियो तरंगें होती हैं उनको इसके द्वारा इस दूर दूर तक भेजा जा सकता है, और जो उपग्रहों, सैटेलाइट के द्वारा जो सूचनाएं भेजी जाती है वो भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में हमारे पृथ्वी पर जहाँ भी जो ब्रॉडकास्टिंग जो इनके सेंटर होते हैं उपग्रह से सूचनाएं भेजी जाती हैं, और पूरी विश्व में उसको प्रसारित किया जा सकता है। तो वो सब इस आयोनोस्फीयर के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट परत है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग होता है, और यहाँ पर वायु बहुत ही विरल होती है। ठीक है, बहुत विरल होती है, और यहाँ से फिर अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्थलमंडल या लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो होता है ये पृथ्वी का लिथोस्फीयर पृथ्वी का मुख्य भाग है, स्थलमंडल। ठीक है, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहले परपटी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, ये वो भाग है जिसको हम लोग देखते हैं, जहाँ पे सारे जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति उगती हैं, ये सब परपटी में आते हैं। और ये ठोस भाग होता है जो 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट होता है मेंटल, या जिसको बोलते हैं प्रवार। ठीक है, स्थलमंडल का सेकंड पार्ट है प्रवार या मेंटल। ये 2880 किलोमीटर का
मोटा भाग होता है जो लोहे और मैग्नीशियम की चट्टानों का बना हुआ होता है, और ये पृथ्वी के वजन का 6% होता है, और इसका जो आयतन होता है वो 84% भाग बनाता है। मतलब धरती का जो टोटल वॉल्यूम है उसका ये 84% बनाता है। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो इसकी परत है वो होती है क्रोड़। ठीक है। कोर ये सबसे आंतरिक भाग होता है। इसका तापमान जो होता है 8000 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, और इसके अंदर भारी घनत्व के जो धातुएं होती हैं जैसे निकल, लोहे जैसे पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हमारी जो धरती है पूरी, वो उसमें अधिकतर जल जो है वो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, और जल तत्व जो इसका सारा है वो जलमंडल कहलाता है, जिसके अंदर समुद्र, नदियाँ, तालाब, झरने, स्रोत जो होते हैं, बर्फ़ या वाष्प के रूप में जितने भी जो जल पाया जाता है वो सारे इस जलमंडल में शामिल किए जाते हैं। और हमारा जो शरीर है, किसी भी जीव का जो शरीर है उसका अधिकांश भाग 65 to 98% तक जल का ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट इसका है जैवमंडल या बायोस्फीयर। जो जैविक समुदाय है, हमारा जो भी जीवित समुदाय है वो इस एनवायरनमेंट की क्या है, जैविक घटक या बायोटिक पार्ट बनाते हैं। पृथ्वी एक ऐसा भाग है यहीं पर सिर्फ जीवन संभव है, और जो हमारे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप की जो सतह है, लिथोस्फीयर है, समुद्र है, और जो सतह के पास के निकटवर्ती जो वायुमंडल है वो सब इस जैवमंडल के बायोस्फीयर में शामिल होते हैं। क्या क्या हो गया, हमारे जो महाद्वीपों की सतह है लिथोस्फीयर है हमारी, जो हमारा समुद्र है और सतह के निकटवर्ती जो वायुमंडल है, ये सारे मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। और जो ध्रुवीय बर्फ या पर्वतों पर हिमरेखा जो स्नो लाइन होती है, और स्नो लाइन के ऊपर जहाँ ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, पैरा बायोस्फेरिक रीजन, मतलब पराजैवमंडलीय क्षेत्र कहलाता है, उसको बायोस्फीयर में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये जैवमंडल की सीमाएं क्या है, वायुमंडल में 10 किलोमीटर तक, समुद्र के अंदर 35,000 फीट तक, और मृदा या धरातल पर 23,000 फीट तक ये फैली हुई होती है। ठीक है। और इसको इकोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया जैवमंडल। अब नेक्स्ट इसका है समष्टि या पॉपुलेशन। तो हमारी जो इकोलॉजी है उसमें पॉपुलेशन का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाता है। समष्टि क्या है, एक जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है, जो कि किसी एक समय पर किसी एक विशिष्ट स्थान पर पाया जाता है। ठीक है। और इस पॉपुलेशन में जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, है ना, वय निर्धारण आदि जो अध्ययन होते हैं, उनमें समष्टि जो होते हैं, समष्टि के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात होते हैं। इन सब से जो जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ये हैं, इनके द्वारा जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है समुदाय या कम्युनिटी। हमारी जो प्रकृति है उसमें एक ही तरह के वातावरण में मिलने वाली जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जातियों के जंतु और वनस्पति, इन सब के जो समूह है वो समुदाय कहलाता है। मतलब समष्टि में तो क्या था कि किसी भी एक स्थान पर जो एक जीवों का समूह पाया जाता है वो समष्टि कहला रहा था, लेकिन विभिन्न एक ही स्थान पर रहने वाली जो विभिन्न जातियां, वनस्पतियों का समूह है वो सारा क्या कहलाता है, समुदाय। क्योंकि जातियां जो होती हैं, जीवों की जातियां एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड होती हैं। और समष्टि की तुलना में समुदाय जो होता है एक स्थिर और आत्मनिर्भर इकाई होती है, क्योंकि इसमें जो विभिन्न जैविक घटक उपस्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है पारितंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर हम एक छोटा सा तालाब की कल्पना कीजिए। तालाब के अंदर क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है उनको, और कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए जो हरी शैवाल्स होती हैं, शैवाल पाई जाती हैं,
और उनका भक्षण करने वाले कीट भी वहाँ पर पाए जाते हैं, और उनको जैसे कीट, लार्वा, मछलियाँ पाई जाती हैं, और उनको खाने वाले जीव भी जैसे मेंढक, कछुए, सर्प भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें से किसी के भी मरने पर फिर यहाँ पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो इनका अपघटन करते रहते हैं। तो इस तरह से तालाब में के आसपास की नदियाँ जो होती हैं, ठीक है, तो तालाब एक तरह से क्या हो गया, एक पारितंत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर जैविक अजैविक दोनों घटक यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। और ये आपस में एक समुदाय के जो जीव हैं वो आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर अजैविक घटक भी शामिल हैं। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक परितंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। एक परितंत्र में जो क्या होते हैं, सारे जो घटक होते हैं एक दूसरे से घनिष्ठ अंतर संबंधित होते हैं, तो घनिष्ठ संबंध एक दूसरे से रखते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसके अंदर हम डीप से इसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इसका शॉर्ट में ही बताती हूँ। अब नेक्स्ट है पर्यावास या निकेत, हैबिटेट और निश, ठीक है, हैबिटेट और निश। इसमें देखिए हैबिटेट क्या होता है, पर्यावास। पर्यावास एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक ही जाति का जीव सामान्यतः पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार, मतलब जैसे एक चीता है, चीते का हैबिटेट क्या होगा, घने जंगल में नहीं होकर कहाँ होगा, खुले मैदान में। या फिर ओरंगटन है, उसका हैबिटेट क्या होगा, घने वृक्षों का जो वन होगा वहाँ पर। तो इस तरह एक सी प्रकृति या एक ही प्रकार के स्थान को एक प्रकार का आवास या पर्यावास कहते हैं। एक जैसी जिसकी प्रकृति हो, है ना, इस प्रकार का जो स्थान होता है वो पर्यावास कहलाता है। जैसे स्वच्छ जलीय पर्यावास, फ्रेश वाटर हैबिटेट, या फिर ग्रासलैंड हैबिटेट, जहाँ पर एक जैसा, जहाँ पर आवास एक जैसी प्रकृति है उस आवास की, वो हैबिटेट कहलाता है। और एक प्रकार के पर्यावरण में कई तरह के जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे सवाना जो है वहाँ पे जिराफ भी पाए जाएंगे, चीता, हिरण, लोमड़ी, शुतुरमुर्ग, कई तरह के जानवर पाए जाएंगे, परंतु सभी एक जैसे कार्य नहीं करते हैं, है ना, सब अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन एक जीव कई जीव रहते हैं, अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग तरह से अंतर संबंधित होते हैं। वहाँ के जो जैविक अजैविक घटक होते हैं उनसे अलग अलग तरह से वो अंतः क्रियाएँ करते हैं। इस तरह से जो एक जीव जिस प्रकार से अपने जैविक और अजैविक वातावरण में अंतः क्रिया करता है उसे निकेत या निश कहते हैं। ये इसका बहुत मतलब आप लोग ध्यान से इसको समझो कि एक जो जीव है अपने जिस हैबिटेट में वो रह रहा है वहाँ के जैविक और अजैविक वातावरण से अंतः क्रिया करता है, उसे निकेत या निश कहते हैं। निश शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने किया था, ठीक है। जैसे जैसे कोई भी दो जातियाँ एक ही स्थान पर रह सकती हैं, ठीक है, परंतु उनके निकेत जो होंगे वो अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसे एक ही स्थान पे पाए जाने वाली, जैसे बिल्कुल पास की जो स्पीसीज है, मैना जानते हो ना, मैना की अलग पास की जो स्पीसीज हैं वो रहती हैं और वो अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ और अजैविक संसाधनों को उपभोग में लेती हैं। जैसे जो तटीय मैना होगी, जो बैंक पे पाई जाती है, तट के पास पाई जाती है, वो क्या करेगी, मानव के आसपास घूमकर उनके द्वारा जो छोड़ा हुआ भोजन होगा उस भोजन को अपने ग्रहण कर लेगी, ठीक है। तो वो एक तरह से स्कैवेंजर की तरह कार्य करती है। और जो कॉमन मैना होती है वो क्या करती है, ज़मीन के अंदर जो शलभ और आसपास के जो कीड़े उसको मिलते हैं उनको वो खा लेती है, ठीक है। एक होती है शलभ मैना, वो क्या करती है, जो नम इलाके होते हैं जैसे नाले, नालियाँ, बिखरा हुआ पानी होता है, वहाँ आसपास जो मिलने वाला भोजन होता है उसमें जीवन यापन कर लेती है। तो निकेत जो होता है इस तरह से जीव के कार्य और आवास दोनों का सूचक होता है। हैबिटेट तो क्या सिर्फ आवास का सूचक हुआ उसका,
कि वो इस आवास में रहता है। जैसे ग्रास लैंड में रह रहा है, सवाना जो है किसी ग्रास लैंड में या फ्रेश वाटर हैबिटेट में ये जीव रह रहा है, लेकिन निश जो होता है, निकेत जो होता है, वो उस जीव के कार्य और आवास दोनों के बारे में सूचना देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, पर्यावरण जो होता है किसी जंतु के चारों ओर ये सभी जो जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो उसका जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, वो उसके जीवन के आधार पर ये जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, नहीं, पर्यावरण किसी भी जंतु के चारों ओर के जो सभी जैविक और अजैविक पदार्थ हैं उनसे मिलकर बनता है। ठीक है, और जो अजैविक कारक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया है, जैसे मृदीय कारक, एडेफिक फैक्टर। ठीक है, इसमें मृदा से संबंधित जो भी फैक्टर होते हैं, जैसे मृदा का प्रकार, मृदा का संगठन, मृदा के कणों का आकार, मृदा प्रोफाइल, ठीक है, और उनमें मिलने वाले जो पोषक पदार्थ हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मृदा जल है, वो सभी इसके अंदर काउंट होते हैं मृदीय कारक में। ठीक है, नेक्स्ट है स्थलाकृतिक कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर्स। ठीक है, जो पर्यावरण है उससे संबंधित जो विभिन्न कारक हैं उनमें मिलने वाले समुदाय व अन्य कारकों को प्रभावित करते हैं, ये स्थलाकृतिक कारक। और जैसे किसी भी स्थान की जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उस स्थान की वर्षा को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये जो स्थलाकृतिक कारक हुए वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो जीव समुदाय रह रहा है, वनस्पति वहाँ की जो उपस्थित होती है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्रभावित करते हैं। जैसे पर्वत श्रृंखला होगी तो वहाँ पर वर्षा अधिक होगी, है ना, और इसी तरह से किसी भी इस कारण से वहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की जीव जात बायोटा वहाँ पे पाई जाती है। और इसी तरह से जैसे ऊंचाई है, अक्षांश है, देशांतर, ढलान, ये सब भी क्या है, स्थलाकृतिक कारक होते हैं जो कि वहाँ रहने वाले समुदाय को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। जलवायु कारक किसी भी स्थल पे जो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होती है, तापमान, टेम्परेचर है, प्रकाश की मात्रा है, सनलाइट, ऑक्सीजन, गैसें, वायुमंडलीय दाब, ये सब क्या होते हैं, वहाँ के जलवायुवीय कारक होते हैं। नेक्स्ट है अपना जीवोम या बायोम। बायोम में जो पृथ्वी का स्थलीय भाग है उसको अनेक भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये जो लगभग समान जो क्षेत्र हैं इनको जीवोम या बायोम कहा जाता है। बायोम की विशेषता है कि यहाँ पर एक जैसी जलवायु और वनस्पति होती है। मतलब एक जो पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी को हमारे 8 बायोम में, 8 जीवों या बायोम में बांटा गया है। इसके अंदर एक जैसी जलवायु, एक जैसी वनस्पति पाई जाती है। जीवोम अनेक प्रकार के हैं, परंतु जो प्रमुख जीवोम हैं उनकी संख्या सीमित है। ठीक है, और जीवोम में जो मिलने वाले समस्त जीव हैं वो उस स्थान के बायोटा या जीवजात कहलाते हैं। यदि वनस्पति की हम बात करें तो वनस्पति जात या फ्लोरा कहते हैं उसको, और जंतु की बात करें तो उसको फोना कहते हैं। ठीक है, तो मेन जीवोम या बायोम है जैसे टुंड्रा, टैगा, चैपेरल या बांज वन, ग्रासलैंड, घास स्थल, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन और सवाना, रेगिस्तान, ये अलग अलग जीवोम और बायोम हैं जिसमें हमारी पूरी पृथ्वी को बांटा गया है। नेक्स्ट आता है पारितंत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजी। हमारा जो इकोसिस्टम है उसके 4 प्रमुख घटक हैं। ठीक है, और एक उस इसमें जो अजैविक घटक होते हैं, एक अजैविक घटक और शेष जो सारे हैं वो जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं, जैसे लवण, जल, गैसें आदि आ जाती हैं। और जो जैविक घटक होते हैं उसमें जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आते हैं। उत्पादकों में क्या आएगा, जैसे जो हरे पौधे हैं या ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। उपभोक्ता या कंज्यूमर्स वे हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं,
लेकिन वो भोजन के लिए उनको कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनको कि उत्पादक जो होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो तैयार करते हैं। और कुछ उपभोक्ता जैसे सीधे हरी वनस्पति का भक्षण भी करते हैं, जैसे जो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वो प्रथम स्तर के उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। और इनको शिकार बनाने वाले जो जंतु होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स या द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और ये जो उपभोक्ता होते हैं अपने आकार के कारण वृहत उपभोक्ता भी कहलाते हैं। इनमें से कुछ मैक्रो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, ठीक है। और किसी भी पारितंत्र में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रथम 2 प्रकार के जो जैविक अपघटक होते हैं और जो शेष इनके बचे हुए व्यर्थ पार्ट होते हैं उनको पुनः चक्रण में शामिल ये कंज्यूमर्स ही करते हैं। अगर ये शामिल नहीं होंगे तो वो पारितंत्र से हटते जाएंगे, तो व्यवस्था इसकी खराब हो जाएगी। तो और इसी तरह पारितंत्र जो एक होता है उसमें ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का एक सतत स्रोत आवश्यक होता है, ठीक है। और पुनः इसका चक्रण जो होता है वो अपघटक के द्वारा होता है, जो कि विषमपोषी होते हैं। और जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रोब्स कहलाते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो प्रमुख डिकम्पोजर्स होता है। और जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा का सतत प्रवाह, एनर्जी फ्लो लगातार होता रहता है। और ऊर्जा एक स्रोत से आती है, सूर्य से या कार्बनिक पदार्थों से आती है, परंतु विभिन्न प्रकार के घटकों से गुजरती रहती है। जिस तरह सूर्य की ऊर्जा होती है किसी वनस्पतियों में, प्रोड्यूसर्स में आती है, और फिर कीटों जो कंज्यूमर्स हैं उनमें कीटों में आएगी, और फिर कीटों से पक्षी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनमें जाएगी, और फिर पक्षियों से जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं उनमें जाएगी। तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है जिसको फूड चेन कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग डायग्राम में देखो। ये एक इकोसिस्टम है, खाद्य जाल बनाया हुआ है। इसके अंदर प्लांट्स है, प्लांट के अंदर देखिए प्लांट्स को खाने वाले बैक्टीरिया, वॉर्म्स, गीज, इंसेक्ट्स, ये सभी इसको खाने में काम में लेते हैं। साथ में ये जो आगे चेन ये बढ़ती जाती है इन इंसेक्ट्स को, और इनसे बड़े जो जीव हैं, स्पाइडर ने खा लिया, आगे जो कीट हैं उनको खा लेंगे। तो इस तरह से ये आगे बढ़ती जाती है। ये चेन आपस में गुथी हुई चेन की तरह होती है, ठीक है। एक के बाद दूसरा स्तर, दूसरे के बाद तीसरा स्तर, इस तरह से ये चलती रहती है, ठीक है। तो ये श्रृंखला जो होती है हमेशा सीधी या 2 सिरों वाली नहीं होती है, ये उलझी हुई आपस में होती हैं। जैसे कीट को मछली खा जाती है और इस मछली को फिर पक्षी जैसे किंगफिशर खा जाएंगे, ठीक है। और जलीय सर्प जैसे खा जाएंगे, या कछुआ खा लेंगे, और फिर उसके बाद इनको आगे और जीव खा लेंगे। तो इस तरह से ये श्रृंखला एक दूसरे से गुथी हुई होती है। इसमें आप लोग गौर से देखो, ये एक दूसरे से गुथी है, एक के बाद दूसरा जीव उसका भक्षण कर लेता है और फिर उसको दूसरे को तीसरा उसको खा लेता है। ये इसमें आप लोग देखिए, जैसे वनस्पति है उसको कीट खा रहा है, मछलियाँ भी खा रही हैं, ठीक है। अब कीट को फिर मेंढक ने खा लिया, और मेंढक को फिर सर्प ने खाया, और सर्प को शिकारी पक्षी ने खा लिया। ये ज़्यादा आसान है उस के कंपैरिजन में, ये आपको ड्रॉ करने में भी आसान रहेगा, तो इस वाले को आप लोग नोट कर लेना। अब इसी कीट को मछली भी खा लेगी और पक्षी भी इसको खा लेगा, और फिर इस मछली को पक्षी खाएगा, और पक्षी को फिर बिल्लियाँ खा लेगी, और ये जो पक्षी है इसको फिर सर्प भी खा जाएंगे, और इन मछलियों को भी सर्प खा जाएंगे। इस तरह से ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधित है पूरी श्रृंखला एक दूसरे से। तो एक तरह से ये जाल बना लेती है। इसी तरह पक्षी को सर्प खाएगा, ये वनस्पतियों को खरगोश ने खाया, खरगोश को शिकारी जीव ने खा लिया, उसी तरह से पक्षी को शिकारी जीव ने खा रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे से गुथी हुई ये पूरी खाद्य जाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभी इसका एक है खाद्य जाल। तो एक डायग्राम और, हाँ, ये सबसे पहले खाद्य स्तर के अलग अलग पिरामिड होते हैं। सबसे पहले जैसे प्रोड्यूसर, उत्पादक होते हैं, जिसमें हरे पेड़ पौधे, एल्गी वगैरह आ गए, ठीक है, जिनको फिर
कंज्यूमर्स जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं, वो इसको कंज्यूम करते हैं। और इन शाकाहारी जो जीव होते हैं उनको मांसाहारी जीव जो होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, जो कि द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और फिर द्वितीय उपभोक्ता को फिर टर्शरी जो टॉप कॉर्निवोर्स होते हैं, उच्चतम मांसाहारी, वो इनको खा लेते हैं। और ऊर्जा का स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर तक इस तरह प्रवाह होता रहता है। और हर स्तर पर ऊर्जा का थोड़ा थोड़ा क्षरण वायुमंडल के अंदर वो श्वसन के रूप में, उत्सर्जन में, इसमें ऊर्जा का बाहर भी निकलती रहती है। तो ऊर्जा धीमे बाहर वायुमंडल में मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है पोषक व खनिज तंत्र। पोषक व खनिज तंत्र, ये खनिज चक्र, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल साइकिल। ठीक है, और ये हम लोगों ने ये जो इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, इकोसिस्टम जो होता है लंबे समय तक, इकोसिस्टम एक जैसा, कोई भी पारितंत्र लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहता। जैसे यदि कोई एक तालाब है, तालाब का जो इकोसिस्टम है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, धीरे धीरे कुछ समय पश्चात, सालों लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, एक तालाब जो होगा पहले घास स्थल में चेंज हो जाएगा और फिर वो वन में भी परिवर्तित हो जाएगा। और ये सारा बदलाव क्या कहलाता है? अनुक्रमण और सक्सेशन जिसको कहते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस आपको एक डाला था लेसन जिसमें सक्सेशन के बारे में, उसके अंदर आप इसको डीप में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण तथा खनिज चक्र, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल साइकिल। जीवों में विभिन्न प्रकार के पोषक और आवश्यक तत्व की उनको आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस आदि, जो कि इस पृथ्वी पर क्या है? सीमित मात्रा में है। ये सारे जो साइकिल हैं, इनके बारे में, इनको मैंने पहले आप लोगों को जो पहले लेसन दिए थे उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आप लोग इसको अगर देखना चाहें तो वापस पुराने उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में होते हैं और अस्थायी रूप से जीवों में शामिल होते हैं, और ये खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़कर जो जैविक घटकों से निकलकर फिर वापस पुनः लिथोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोस्फीयर में वापस शामिल हो जाते हैं, और जहाँ से ये वापस मतलब इनका चक्र होता है और वापस ये बायोस्फीयर में आ जाते हैं। और इस चक्रण में कुछ समय का नहीं, घंटों का नहीं, काफ़ी वर्षों का समय लगता है। और ये जो अकार्बनिक पदार्थों का ये जो चक्रण होता है वो भूजैव रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट है प्रदूषण, पॉल्यूशन। मानवीय गतिविधियों के कारण जो हमारे वातावरण में अवांछनीय परिवर्तन आते हैं उसको पॉल्यूशन कहा जाता है। पॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, ये सिर्फ मानव को ही नहीं, हमारे जो जैविक घटक होते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा व भोजन की समस्या। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से मनुष्यों की जो जनसंख्या है उसकी पृथ्वी की एक धारण क्षमता होती है। तो पहले तो काफ़ी समय पहले ये जो धारण क्षमता थी वो पृथ्वी की धारण क्षमता के अनुरूप ही जनसंख्या थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसको जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बोलते हैं, जिसके कारण ये जो अनायास जो वृद्धि हुई है उसके कारण भोजन की, हर एक चीज़ की, भोजन, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, हर चीज़ जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है उसकी समस्या हो गई है, क्योंकि सभी को वो पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी लोग इनका तेज़ी से उपभोग कर रहे हैं और लाखों वर्षों से जो इसके भंडार बने हुए थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब इनकी कमी महसूस की जा रही है। तो ये आवश्यकता ये है कि इनका संरक्षण किया जाए और इनका सीमित तथा विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, और ये जो ऊर्जा का उत्पादन है उसके लिए गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो खोजे जाएं, मतलब नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं उनकी खोज की जाए। ठीक है, जो कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, ये सब ऊर्जा के क्या है? परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल व नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय सोर्स हैं ये, और इनके क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा
उपयोग में लिया जा रहा है, तो इसके कारण क्या हो गया, इनके खत्म होने का, एग्जॉस्टिबल स्टेज पर ही आ गए, इनको खतरा है खत्म होने का। तो भविष्य में इसके लिए क्या आवश्यकता है कि कुछ रिन्यूएबल, कुछ नवीकरणीय स्रोत हों जिसका ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाए। तो हमारे जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, लहरों से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, गर्म स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, रिन्यूएबल हैं और नॉन एग्जॉस्टिबल हैं। तो इनके विकास करने पर और जोर दिया जा रहा है, और क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं तो इनके ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये उनके काम में लिए जाने लायक सोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में।